सबसे पहले आपको बता दें कि बीती शब राजौरी के शादरा शरीफ में दहशतगर्दों ने की फायरिंग और इस फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद राजिक नामी शख्स दहशतगर्दों के हमले में हलाक हो गया है। मोहम्मद राजिक नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकल रहे थे जब उन पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। उन्हें अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं मोहम्मद रज़ाक के घर पे मौजूद हूँ। मोहम्मद रज़ाक जिसे बीती रात आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये घर देखिए, ये घर मोहम्मद रज़ाक का घर है जो इसने यहाँ अपने लिए रहने के लिए बनाया था। लेकिन इस घर के नज़दीक ही मैं वो जगह बताना चाहता हूँ जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आतंकियों ने इसे अपनी गोली का निशाना बनाया। जब मोहम्मद रज़ाक मस्जिद से नमाज अदा करके घर की तरफ आ रहा था तो घर के नज़दीक ही इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर मोहम्मद रज़ाक को गोलियों का निशाना जो है वो बनाया गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, मैं कितना यहाँ घने जंगल का एरिया है, पहाड़ हैं, दूर दराज का एरिया है। और इस एरिया में जो है वो इस तरह का आतंकी हमला पहली बार हुआ है। ये जो इस गांव की अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है पूरे एरिया को इस वक्त छान रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी जो है वो ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो पूरे एरिया में सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ग्राउंड जीरो से मैं शक्ति शर्मा। तो आपने देखा अभी शक्ति शर्मा जो हमारे रिपोर्टर है वो हमें बता रहे थे कि किस जगह पर और किस तरह से गोलियों का निशाना बनाया गया है मोहम्मद राजिक को। और ये आपको एक बार फिर से बता दें कि ये वाकया बीती शब का है। बीती शब राजौरी के शादरा शरीफ में दहशतगर्दों ने जो फायरिंग की थी उसके नतीजे में मोहम्मद राजिक नामी शख्स दहशतगर्दों के हमले में हलाक हो गया। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर शक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति, हमें ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो सर्च ऑपरेशन चला रखा था उसमें कुछ कामयाबी मिली है? जी हेलो। शक्ति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी हाँ बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल है और जो सिक्योरिटी एहलकारों ने जो सर्च ऑपरेशन चला रखा था, क्या कुछ कामयाबी मिलती नजर आ रही है? देखिए, मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर में बीती रात जो है आतंकियों ने कायराना हरकत की थी, एक शख्स की जान ली थी। मैं उसी घर में मौजूद हूँ इस वक्त। इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो तैनात हैं और छाना जा रहा है पूरे एरिया को कि अगर वो आतंकी जिन्होंने ये कायराना हरकत की वो कहाँ भागे हैं। और उनको मारने की जो है सबसे प्राथमिकता इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की है। घर में जो है परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर एक आफत का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। 5 बच्चे हैं रज़ाक के, जो रज़ाक इस दुनिया से चला गया और घर के नजदीक ही जहाँ पर उसको मारा गया है वहाँ पर भी वहाँ से लेकर पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च अभियान चलाए हुए है। और लोगों का आना भी इनके घर में जो है अब सुबह सुबह शुरू हो चुका है। लेकिन घर वाले जो हैं वो उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है। जी क्या आप कुछ बता पाएंगे, ये जो शख्स है रज़ाक, आपने नाम बताया, रज़ाक के बारे में बताएं कि रज़ाक क्या करते थे और क्या कभी उनका कोई दूसरा कोई मामला तो नहीं है कि इसमें किसी ने अपनी कोई दुश्मनी निकाली हो, या फिर ये कि ये बिल्कुल अब तस्दीक शुदा बात है कि ये मिलिटेंट हमला था? जी बिल्कुल, क्योंकि रज़ाक जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और उनके भाई जो हैं वो सेना में हैं, उनके बड़े भाई। और एक बात मैं और यहाँ बताता चलूँ कि रज़ाक के पिता जो थे उनको भी जो है वो आज से 12 साल पहले आतंकियों ने ही अपना निशाना जो है वो बनाया था। क्योंकि ये लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट लोग हैं और हमेशा इन्होंने आर्मी का साथ दिया है, सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ दिया और इस वजह से ही आतंकियों के निशाने पर काफी देर से ये लोग थे। और क्योंकि पूरे इलाके में हालांकि अभी वो आतंकी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो चश्मदीद बता रहे हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार से हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी यहाँ पूरी जानकारी हमें यही दी है कि ये जो आतंकी हमला था, और अभी तक जो है वो औपचारिक तौर पर तो हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो नहीं की है, लेकिन इसे आतंकी हमला ही फिलहाल जो है वो माना जा रहा है। और पूरे एरिया में जो तलाशी अभियान जो है वो चलाए हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। जी शक्ति, इनके तदफीन के हवाले से क्या अपडेट है? जी आपकी आवाज। जी
मैं जानना चाह रहा था कि और क्या जानकारी भी मिल रही है इस बारे में कि जो ये आतंकी हो सकते हैं, ये इन्होंने इससे पहले क्या इस इलाके में कभी किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया था? जो आप बता रहे हैं कि दूर दराज का इलाका है और इस इलाके में ऐसी घटना बहुत कम ही हुई थी। जी 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 बिल्कुल। ये जो गांव है इस इलाके में, इस गांव के पीछे अगर हम चले जाएं तो ये वही टोपा पीर वाला इलाका आता है। जो टोपा पीर जो कि आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले जो है वो यहाँ पर आतंकियों ने हमला करके सेना के जवानों को निशाना बनाया था। तो कहीं ना कहीं घना जंगल है, पहाड़ हैं और आतंकी जो है वो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि पीछे से जो है वो जंगल से आतंकी आए होंगे, क्योंकि ये घर जो है वो घर बिल्कुल अकेला घर है, यानी दूर दराज के इलाके में पहाड़ों के बीच में वीरान जगह पे इनका जो घर है। और यहाँ पर आके इस तरह की हरकत करना और उसके बाद यहाँ से फरार होना आतंकियों के लिए जो है वो पीछे जो है घने जंगल से भागना उनके लिए रास्ता हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि शायद आतंकी जो है वो इस पीछे जंगल से भाग के यहाँ से फरार हो गए और यहाँ से इस घटना को अंजाम देने के बाद कामयाब हुए होंगे। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चला रही है और जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढ कर निकालना जो है, उनको मारना प्राथमिकता रहेगी। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए इस बारे में। तो जैसा हमें बताया था शक्ति, हमारे नुमाइंदे की सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये जो इलाका है जहां पर घर था रजाक उसका नाम बताया जा रहा है कि वो जो शख्स जो आतंकी हमलों का निशाना बना है उसका नाम रजाक बताया जा रहा था अभी। तो रजाक जो है वो सरकारी अमला जो है सरकारी मुलाजिम था और दूसरी तरफ ये कि उसके वालिद को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था, जो अभी हमारे रिपोर्टर शक्ति ने बताया है। आगे आपको बता दें कि बेटी शब राजौरी के शादा शरीफ पे दहशतगर्दों ने जो फायरिंग की थी उस पर रजाक नामी जो शख्स है उसकी मौत हुई है। असल में 2 नाम इस वक्त जहन में आ गए थे, लेकिन अभी हमने इस बात को कंफर्म किया है, वो रजाक बताया जा रहा है कि रजाक वो शख्स था जिसे गोली लगी और फिर वो जो है उसकी मौत हो गई। तो राजौरी दहशतगर्दाना हमले पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि एक तरफ हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी के दावे कर रही है और दूसरी तरफ पिछले 10 दिनों में ये तीसरी टारगेट किलिंग है। महबूबा मुफ्ती ने मुतासरा अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। और वही राजौरी हमले पर तबसरा करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी में इलेक्शन को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और अचानक टारगेट किलिंग्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर पर यह देखते हुए कि यहाँ के एडमिन कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की बात कहते रहे हैं। और इल्तिजा कहती हैं कि कुछ ना कुछ गलत है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आज़म के हालिया बयान को इंतखाबी स्टंट करार दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म के बयानात का नोटिस लें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला या किसी दूसरे सियासी लीडर के इल्ज़ामात का मुकाबला करने का ये सही वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एनसी और पीडीपी की लड़ाई नहीं है, बल्कि आज ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पीडीपी काफ़ी मजबूत है क्योंकि लोगों की ज़बरदस्त हिमायत हर जगह देखी जा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने मुफ्ती अनंतनाग के बरहमा, सरहमा, वाघामा और दीगर इलाकों में पार्टी रोड शो से खिताब कर रही थी। उनके हमरा अब्दुल रहमान वेरी और पार्टी के दीगर रहनुमा भी थे। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से अपील की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को के एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्हें वोट दें। मैं समझती हूँ बहुत अफसोस की बात है कि इस किस्म के बयानात जो इतनी बड़ी लेवल लीडरशिप की वहाँ से आ रहे हैं, जो बेरोज़गारी की कोई बात नहीं कर रहा है, जो 20 करोड़ नौकरियाँ इनको देनी थी उसकी बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई उसकी बात नहीं कर रहा है, और इस वक्त हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर वो कहीं ज़िंदा है तो इसके जैसे वो अपोजिशन के लीडरों के ख़िलाफ़ हर वक्त कोई ना कोई एक्शन लेती है, तो इतना बड़ा ऐसा इस किस्म का स्टेटमेंट आना कि भाई मुसलमानों को सारी संपत्ति देने वाले हो, तो कांग्रेस तो 50 साल इस मुल्क में सरकार में थी, तो 50 साल में तो उन्होंने मुसलमानों को कोई संपत्ति नहीं दी, तो अब क्या देंगे। मैं समझती हूँ ये अफसोस वाली बात है और प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा ये पीडीपी और एनसी की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर की, जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरियों, हमारी बिजली, हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। उमर साहब ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। आप देख रहे हैं ये जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये क्या समझते हैं। हो सकता है मुझसे रूठे हुए थे कि कुछ वक्त के लिए, मगर आज इतनी देर के बाद दिल भरा है। ये देखिए कैसे निकले इस्तेकबाल के लिए। बहुत और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो इंडिया अलायंस में वोट के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि वो राहुल की आवाज और लड़ाई के साथ हैं। देखिए, हम इंडिया अलायंस के साथ इसलिए नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करे नहीं करे, हम राहुल गांधी के साथ हैं जिसने इस वक्त मुल्क में भाईचारे को, मुल्क के आईन को बचाने का बेड़ा उठाया हुआ है, जिसने इस मुल्क को टुकड़ों में बांटने को के खिलाफ आवाज उठाई है। हम उस और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, एक एक कर फटने लगे सिलेंडर। ट्रक में थे करीब 300 से ज्यादा सिलेंडर। इटावा में एक कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत, कई घायल। समनपुर थाना क्षेत्र की घटना। इटावा में ई रिक्शा गड्ढे में जा गिरा, चालक की मौत, एक घायल। बकेवर थाना क्षेत्र की घटना। सचिन तेंदुलकर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में एक बड़ी अवामी जलसे से उन्होंने खिताब किया और उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम मुफ्ती सईद को गैर मशरूत यानी बिना किसी शर्त के हिमायत देने और बीजेपी को न लाने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने मंजूर नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपने दौर में नरेंद्र मोदी की तारीफें करती नहीं थकती थी। जब 2015 के नतीजे निकले थे, उस वक्त ये कलम दवात वाले ये बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए, बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहा पीडीपी वालों ने? कहा कि ये पिछले दरवाजे से हुकूमत पकड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ रहे हैं। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, आप जरा अपना बताइए ना, आपने क्या किया? आप जरा अपना बताइए, आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? जब यहाँ तबाही और बर्बादी मची थी, आप क्या कर रही थी? जब आपके पास मौका था यहाँ के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए, आप किनकी तर्जुमानी कर रहे थी? हमें मालूम है। मियां साहब उस वक्त असेंबली में थे, शौकत उस वक्त काउंसिल में था, सकीना थी, बाकी थे। मुझे आपकी तकरीरें याद हैं, आप थकती नहीं थी जनाब मोदी साहब की तारीफ करते करते। रिकॉर्ड गवाह है, आपकी एक एक तकरीर मुझे याद है, जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में जो हमारे मसले हल कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो किए मसले हल, मिला कुछ हमें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में लोगों से कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में हिंदुओं की आबादी 80% है और मुस्लिम सिर्फ 14% है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुस्लिम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और अपने हक से ज्यादा कुछ नहीं। एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%,
मुसलमानों की आबादी 14%, 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है। हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 14% आबादी में आपको कोई तो मिले लोकसभा में डालने के लिए, आपको कोई तो मिले राज्यसभा में डालने के लिए। ये पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि इस 14% आबादी को एक भी मिनिस्टर के तौर पे मरकज में नुमाइंदा नहीं मिला। और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला हमेशा फिरका वाराना सियासत करते हैं। उन्होंने कहा कि बतौर सदर हिंद सबसे बड़ा ओहदा एक मुसलमान को दिया गया था और ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जिन्होंने वजीर के तौर पर काम किया है। गुप्ता ने कहा है कि उमर के बयान को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कश्मीरी पंडितों की बड़े पैमाने पर माइग्रेशन की जिम्मेदार थी। उमर अब्दुल्ला का हालिया एक बयान आया है, उस सिलसिले में जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कविंदर गुप्ता, उनसे उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। कविंदर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 80% हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जबकि 14% मुसलमान हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। 1947 से लेके आज तक जो मुसलमान हैं उनको बिल्कुल भरपूर जो शमूलियत है सरकारों में दी गई। जब से दौर इख्तियार में बीजेपी आई, उन्होंने मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया या कैबिनेट में भी नहीं रखा। क्या कहेंगे? देखिए, हमने राष्ट्रपति बनाया मुसलमान, हमने अपनी यहाँ पर जो स्टेट की मिनिस्ट्री थे उससे अब्दुल गनी कोहली को यहाँ मिनिस्टर बनाया। भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी है, ना तो हम कहते हैं कि कोई खतरा है, खतरा उन लोगों को होना चाहिए जो इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस इस प्रकार की किसी भी ताकत को बर्दाश्त नहीं करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला हिंदू मुसलमान कह करके भड़काना चाहते हैं। उनका इलेक्शन का मुद्दा यही है। पहले भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही की है। हालांकि ये पूरे बहुमत में सरकार में रहे तो इन्होंने इनके दौरान एक विस्थापन हुआ कश्मीरी पंडित समाज का। ये लोग जहाँ पर कुछ ज़्यादा खुद इस प्रकार की बातें करके वहाँ पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना चाहते हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे कविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जंप। और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। केमिकल्स हटाई। फुटबॉल मैदान पहुंचे सचिन ने ग्रामीण फुटबॉलर लड़कियों से मुलाकात की और उन्हें स्पोर्ट्स के टिप्स दिए। कोटा के नया गांव के माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक ने महिला प्रिंसिपल को मारा थप्पड़। महिला प्रिंसिपल ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। साबा पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब की 86 बोतलों के साथ शराब तस्कर को पकड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी बारामूला हलके से सज्जाद गनी लोन की हिमायत करेगी। जब उनसे उमर अब्दुल्ला के उसी हलके से लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगरचे शुमाली कश्मीर से सख्त मुकाबला है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि लोग तब्दीली को वोट देंगे और उन्हें पूरा यकीन है कि वो वादी की तीनों पार्लिमानी नशिस्तों से जीतेंगे। बुखारी ने कहा कि उन्हें ए, बी और सी टीम कहने वाले बीजेपी के दौरे हुकूमत में वजीर रहे हैं। कुछ नहीं है, वजह सीधी सी है। देखिए, अगर वो सजाद साहब को ने कहा कि सपोर्ट करो भाई, हमने कहा ज़रूर करना चाहिए। अगर रिवायती सियासतदानों को दूर रखना है तो ये जायज़ सी बात है कि हम दो जमातों को मिलना चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे और हम मजबूती से उनका साथ दे देंगे। आप देखेंगे, आपने देखा होगा सभी 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो नॉर्थ की हमारी है, सब लीडर यहाँ थे, तो बे-इत्तेफाक राय हमने फैसला किया कि हम सपोर्ट करेंगे। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला तो हर जगह ये पुख्ता होता है, ऐसा तो है नहीं कि इट इज़ नॉट अ केक वॉक फॉर एनी पार्टी एनीवेयर। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑल पार्टीज वर्सेस एनसी, तो किस तरह? देखो, एनसी अकेली होती तो मैं ये मानता उनका, शिवसेना उनके साथ है,
वो कांग्रेस भी है, ठीक है उनका अकाउंट कुछ बंद है, लेकिन है तो वो भी, तारगामी साहब भी उनके साथ हैं, और भी यार बहुत सारी पार्टियां हैं उसमें, यार मुझे नाम नहीं याद आता है उसमें। हाँ, खाली वो पीडीपी वाला कोई ड्रामा चल रहा है, वो पीडीपी वाले वहाँ साथ नहीं है, ऐसे अंदर किन कर्मस्कात क्यों? वो वोट हमसे ही कट रहा है ना, जो पीडीपी में जा रहा है, वो तो हमारा ही वोट था, क्यों पीडीपी का वोट तो हमारे पास ही आना है सब। तो वो अब वो उन्होंने शायद इसलिए किया, पीडीपी बीच में आ गई ताकि वो वोट कुछ हमारा काटे, तो कोई बात नहीं। अनंतनाग और श्रीनगर से आपने कैंडिडेट उठाए हैं, तो किस तरह का कॉम्पिटिशन देख रहे हैं? और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि साउथ में जो है महबूबा मुफ्ती है, श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो काफी टफ कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। एक दिन 2019 शायद 19 या 20 जनवरी था, मुझे निकाला गया था पीडीपी से। उस वक्त मुझे प्रेस ने पूछा था आप कुछ बताओ, आपके निकालने के बाद आप कुछ बताओ। मैंने प्रेस को उस वक्त भी कहा था सब बातें कही नहीं जाती है, कुछ बातें लोग जवाब देते हैं। और मैं आज भी आपको बताता हूं, शायद पीडीपी का गुस्सा अभी भी लोगों में है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की नफरत है। उस नफरत का लोगों ने सबूत 2019 के इलेक्शन में दिया था, जब वो चारों असेंबली क्षेत्रों से हार गई जिनको उसने रिप्रेजेंट किया था, और तीसरे नंबर पे आ गई थी। मगर दबांचना सबक्शन है चाके शी डिड नॉट लर्न फ्रॉम हर दैट मिस्टेक, और इस बार भी वो शी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी नंबर 2, शी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी नंबर 2, शी विल बी दिस टाइम ऑल्सो नंबर 3। और पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी आरिफ लाइग्रो ने कहा है कि सियासत सिर्फ नजरियात की जंग है। अगर अल्ताफ बुखारी ने सज्जाद लोन को सपोर्ट करने का फैसला किया है तो उन्हें करने दें। आरिफ ने कहा कि उन्होंने वहां से अपने उम्मीदवार फयाज मीर को मैदान में उतारा है और वो पुरुमीद हैं कि जीत उनकी होगी। आरिफ साहब ये बताइए, अभी अभी एक स्टेटमेंट आया है जहां पे अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है उस पे हम ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद लोन को। देखिए, जहाँ तक बारामूला का सवाल है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ आइडियाज़। अगर उनका थॉट प्रोसेस मिलता है, यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो कर सकते हैं सपोर्ट। हमें क्या दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से? तो अगर कर सकते हैं, उनका आपस में मिल गया है, ये चीज़ किसी ट्रैक पे मिल रहा है तो ठीक है। तो पीडीपी को क्या दिक्कत हो सकती है इस चीज़ से? हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स वहाँ से फयाज अहमद मीर साहब है, तो हम ज़मीनी सतह पे वहाँ काम कर रहे हैं और लोगों का भी रिस्पांस वहाँ से ठीक है। तो इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। हम तो ईमानदारी से अपना एजेंडा, अपना मौकूफ़ जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा का, उस पर काम कर रहे हैं। और अल्ताफ बुखारी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान ने कहा है कि ये जमातें खौफजदा हैं और उन्हें समझ आ गया है कि आवाम किसके साथ है। इफ्रा ने कहा कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया, ये शर्म की बात है कि ये जमातें उनकी हिदायत पर अमल कर रही हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक तबके के लोगों पे बुलडोजर चलाए, मुसलमानों के घरों पे जम्मू और कश्मीर में बुलडोजर चलाए, हल्द्वानी में बुलडोजर चलाए, असम में बुलडोजर चलाए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाए, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाए, जिन लोगों ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा, जिन लोगों ने कल बयान दिया कि जिन मुसलमानों के इतने सारे बच्चे होते हैं और अब एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया, इन लोगों के साथ साफ साफ तौर पे ये लोग मिले हैं और साफ साफ तौर पे आज ऐलान कर दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं। शर्म की बात तो ये है। इसमें बस एक मुख्तसरन ये कहूंगी कि 1977 का हमें मंजर याद आता है। 1977 में बिल्कुल यही सिचुएशन हुई थी, बिल्कुल यही सीन हुआ था जब जनता पार्टी जो थी वो बनी थी। इसी तरह जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज या लोग थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली के साथ मिले हुए थे, उन सभी ने जनता पार्टी बनाई थी और जम्मू और कश्मीर की आवाम ने वोट करके, हजारों लाखों की तादाद में वोट करके उन सारी जनता पार्टी को हराया था। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने श्रीनगर पार्लिमानी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर के जिला सदर आमिर भट्ट के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाने को मंजूरी दे दी है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह और पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा भी मैदान में हैं। यहां चौथे मरहले में
13 मई को पोलिंग होगी। हदबंदी से कबल गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में श्रीनगर नशिस्त पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की थी। अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर भी मैदान में हैं। उन्होंने असेंबली इंतखाबात 2014 में उमर अब्दुल्ला को सोनावार सीट से हराया था। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के शेख अशफाक जब्बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली रह चुके हैं और अब उन्होंने एनसी को छोड़ दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आमिर अहमद भट्ट, जो कि श्रीनगर से डीपीएपी के कैंडिडेट होंगे। अभी इनका अनाउंसमेंट हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर सीट को किस तरह देख रहे हैं और कितना टफ कंपटीशन ये श्रीनगर से देख रहे हैं। देखिए रईस साहब, पहले तो अल्लाह का लाख लाख करम है। उसके बाद मैं आज़ाद साहब का जितना शुक्रिया अदा कर सकूं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा एक इज्जत से, खाली मुझे नहीं हर एक नौजवान को पार्टी में इज्जत से नवाजा है। रही बात श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट की, मुझे नहीं लगता कि कोई टफ कंपटीशन है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये नौजवानों का इलेक्शन है। ये जो इलेक्शन नहीं, लड़ाई है नौजवानों की, उन पार्टियों के खिलाफ जिन्होंने 70 साल हमारे साथ इस्तेसाल किया। अब मुझे पूरा यकीन है कि नौजवान उस बात का, उस इस्तेसाल का जवाब देंगे अपने वोटों से। और मेरी नौजवानों से अपील रहेगी कि मेहरबानी करके इस बार अपना वोट जाया ना करें। जिस तरह से एनसी का कहना है कि जो अपनी पार्टी है जेकेपीसी या फिर डीपीएपी, इनको बीजेपी की बैकिंग हासिल है, तो किस तरह आप लोगों का रिस्पॉन्स देखें? देखिए, ये जो ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी बोलते हैं, इनको बोलिए कि पहले अपने आप पे नजर डालिए कि पहले कौन उन पार्टियों में मिनिस्टर्स थे कि उन्होंने गठबंधन किया बीजेपी के साथ। और आज़ाद साहब ने ये क्लियर कर दिया हम जैसे नौजवानों को आगे लाके कि हम न ए पार्ट है, न बी पार्ट है, न सी पार्ट है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कितना टफ